हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इकाई 5। आत्मकथा है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। जूठन नाम है। इकाई 5 पर हम आ चुके हैं, जो आपकी बुक है BHDLA 138 विविध विधाएं। वो ये उस बुक की इकाई 5 पर हम आ चुके हैं। इकाई 4 तक हम पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जो चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आप उन्हें भी देखिए। अब हम इकाई 5 इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। जूठन इसका नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सार, उसके बाद अंतर्वस्तु, उसके बाद हम चरित्र विश्लेषण देखेंगे, परिवेश, संरचना शिल्प देखेंगे। संरचना शिल्प में भाषा, शैली, ये दोनों रहते हैं, ये हम जरूर देखेंगे। शीर्षक, प्रतिपाद्य, ये टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सार से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आत्मकथा जूठन का वाचन दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हम वाचन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम सीधे सार पर चलते हैं। ये रहा सार। चलिए शुरू करते हैं। आत्मकथा के एक छोटे और आरंभिक अंश का आपने अध्ययन किया है। पिछली इकाइयों में जिस तरह आपने कहानी और निबंध के सार का अध्ययन किया है, वैसे यहाँ नहीं मिलेगा। एक होनहार व्यक्ति के 5वीं कक्षा तक की परीक्षा पास करने तक की चर्चा इस छोटे से अंश में हो सकी है, लेकिन इसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित हुए हैं। सबसे पहले लेखक ने बरला गांव के वातावरण और उसकी चौहद्दी का चित्र प्रस्तुत किया है, जो संपूर्ण भारतीय गांवों की स्थिति को स्पष्ट करता है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित इस ग्राम व्यवस्था में भंगियों, चमारों, धोबियों, कुम्हारों, अनेक अछूत जाति के लोगों को ऊंच समझे जाने वाली जातियों से अलग थलग और थोड़ी दूरी पर गद्दी बस्तियों में अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीवन बिताने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक दलित व्यक्ति के जीवन पर आधारित कथा है। आप इन पंक्तियों को पढ़कर समझ गए होंगे कि दलित जीवन पर आधारित है ये कथा। और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की अपनी आत्मकथा है। इसमें उन्होंने बताया है कि एक दलित व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसे किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। इसका एक जीता जागता और एक गला जत भरा चित्र प्रस्तुत करने के बाद लेखक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है कि बस यह था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उनकी राय बदल जाएगी। यह टिप्पणी लेखक की जीवन दृष्टि को संकेतित करती है, जो पूरी आत्मकथा में स्थान स्थान पर अत्यंत तीव्रता और आक्रोश के साथ रखती है। गाँव का पूरा खाका प्रस्तुत करने के बाद लेखक ने अपनी जाति के प्रति ऊंची जाति, विशेषकर त्यागियों के दुर्व्यवहार की भी चर्चा की। बेगार, गाली गलौज और घोर प्रताड़ना के साथ ओ चूहड़े, अबे चूहड़े जैसे संबोधन का जिक्र करते हुए लेखक ने बताया है कि उनकी जिंदगी कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों से भी बदतर बना दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि एक दलित व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परेशानियां रही, और उन्होंने एक दलित होते हुए अपने बचपन में किस तरह की परेशानियों का सामना किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये इसमें उन्होंने बताया है। आगे चलते हैं। चूड़े का स्पर्श भी पाप समझा जाता था। उस समय देश को आज़ादी मिले 8 साल हो गए थे। सर्वत्र गांधी जी के अछूतोद्धार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। कानूनी तौर पर सरकारी स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन की मानसिकता भी पहले जैसी बनी हुई थी। इसलिए स्कूल में प्रवेश पाने की कठिनाई के कारण लेखक को पढ़ने लिखने के लिए उसके पिता ने सेवाराम मसीह की शरण में भेजा। बताया गया है कि जब ये आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस आत्मकथा में उस समय का वर्णन किया है, आज़ादी के 8 साल के बाद जो वातावरण था उसका वर्णन इसमें किया है। और इसमें बताया गया है कि लेखक को अपनी
छोटी जाति का होने के कारण, दलित होने के कारण अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा करने में क्या कठिनाइयाँ आई, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो इसमें बताया गया है। लेकिन जन सामान्य की मानसिकता भी पहले जैसी बनी हुई थी, इसलिए स्कूल में प्रवेश पाने की कठिनाई के कारण लेखक को पढ़ने लिखने के लिए उसके पिता ने सेवाराम मसीही के शरण में भेजा। सेवाराम मसीही की शरण में भेजा लेखक को, याद रखिएगा। वहाँ से भी किसी खटपट के कारण उसे अलग होना पड़ा। बड़ी मुश्किल से सरकार से दाखिला मिल सका। वहाँ अध्यापकों से लेकर ऊंची जाति के विद्यार्थियों द्वारा उसे जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हेडमास्टर कलीराम लेखक को पढ़ाई से अलग कर स्कूल के अंदर और बाहर की सफाई का भार सौंप देते थे। इससे इनकार करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता था। अपने पिता के प्रोत्साहनपूर्ण साहस के सहारे वह सारी यातनाओं को झेलकर भी 5वीं की परीक्षा पास कर लेता है। बताया गया है कि किस प्रकार जो है लेखक को स्कूल में एडमिशन मिलता है और उसके बाद भी उसकी परेशानियां कम नहीं होती और परेशानियां होती हैं। उसके अध्यापक भी उसे पढ़ने के उसे जो है उसके अध्यापक भी उसकी पढ़ाई में रुकावट डालते हैं और उसे पढ़ाने की बजाय स्कूल का साफ सफाई का कार्य सौंप दिया जाता है हेडमास्टर के द्वारा। ऐसा इसमें बताया गया। आगे चलते हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा की अमानवीय परिस्थितियों के साथ ही लेखक ने फसलों की कटाई, बुआई, बड़ी जातियों के घरों और पशुशालाओं की सफाई के बदले मिलने वाली अधिक गाली और कम मजदूरी को बड़े मार्मिक ढंग से दर्शाया है। आत्मकथा के निर्धारित अंश के अंत में लेखक ने जूठन की अमानवीय प्रथा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान और बाराती खाना खा रहे होते हैं तो चूड़े दरवाजों के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते हैं। खाने की समाप्ति के बाद जूठी पतले उनके टोकरों में डाल दी जाती हैं, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी करके कुछ खा लेते हैं और शेष भविष्य के लिए उसका सुरक्षित रख देते हैं। सुखदेव सिंह की लड़की की शादी पर जूठन की आस में ही लेखक के माँ बाप और भाई बहन ने पखवाड़े तक उनके यहाँ रात दिन बेगारी की थी। इसका जिक्र करते हुए लेखक ने लिखा है, बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लिए दरवाजे के पास बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही थी वह हमें भी खाने को मिलेगी। भोजन की समाप्ति के बाद जब चौधरी सुखदेव सिंह दिखाई दिए तो उसकी माँ ने कहा, चौधरी जी एक पत्र में कुछ डालकर हमारे बच्चों को दे दो, वे भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इस पर चौधरी सुखदेव सिंह ने टोकरे की ओर इशारा करके कहा कि टोकरा भर जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी। उठा टोकरा और चलती बन। माँ ने इस अपमान का प्रतिकार करते हुए टोकरा वहीं बिखेर दिया और सुखदेव सिंह से उससे कहा कि उसे उठाकर अपने घर में रख लो, सुबह बारातियों सुखदेव सिंह ने उसे उठाकर अपने घर में सुखदेव सिंह से कहा कि उसे उठाकर अपने घर में रख लो और सुबह बारातियों को नाश्ते में खिला देना। तो यहाँ पर एक घटना घटी लेखक के जीवन में, सबसे बड़ी घटना, जिसके नाम पर उन्होंने इसका आत्मकथा का नाम जूठन दिया है, उस घटना का यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कुछ साल पहले आज़ादी के समय के आसपास एक परंपरा, हम इसे एक रूढ़िवादी परंपरा हम इसे बोल सकते हैं, कि जो छोटी जाति के लोग हैं, बड़े घरों में जब शादियां, बड़े जाति के लोगों के घरों में जब शादियां होती थी तो उस समय उनके घरों से जो जूठन, जो बचा कुचा खाना जो होता था वो छोटी जाति के लोगों को दिया जाता था, जिसे जूठन यहाँ पर कहा गया है। और छोटी जाति के लोग उसे, मतलब बड़े घरों में बड़ी जातियों के यहाँ पर जब शादी ब्याह होते थे तो जो बचा कुचा खाना रहता था, जो वेस्टेज थी, वो छोटी जाति के लोगों को दिया जाता था खाने के लिए। इस रूढ़िवादी परंपरा का यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है और इस घटना को लेकर ही इस आत्मकथा का नाम जूठन रखा गया है। यही एक सबसे बड़ी घटना लेखक के जीवन में जो घटी है वो यही है, और इस घटना के कारण ही लेखक ने अपनी आत्मकथा को जूठन नाम दिया है। आगे चलते हैं। लेखक की माँ जो है सुखदेव सिंह से जो है अपने अपमान का बदला लेती है और उसे वहाँ बोलती है कि ये सब कुछ अपने घर में रख ले और अपने बारातियों को खिला देना।
आगे चलते हैं। सुनकर सुखदेव सिंह मां पर झपटा, लेकिन शेरनी की तरह मां ने उसका सामना किया। इस घटना के बाद लेखक के परिवार से जूठन का सिलसिला समाप्त हो गया। और इस घटना के बाद जब लेखक की मां की और सुखदेव सिंह की जो है बीच लड़ाई होती है, और इस घटना के बाद जो जूठन का सिलसिला था जो चला रहा था वो समाप्त हो गया। वस्तुतः इस घटना कहानी लेखक ने आत्मकथा को जूठन शीर्षक दिया है, जो इसके अंतर वस्तु के साथ ही उसके प्रतिपाद्य को भी रेखांकित करता है। ऊंच और सम्मानित पद पर नौकरी प्राप्त करने के 25-30 वर्ष बाद सुखदेव सिंह अपने पोते को लेकर घर भेजता है। सुखदेव सिंह अपने पोते को लेखक के घर भेजता है किसी इंटरव्यू के सिलसिले में, और स्वयं उसके घर जाकर सम्मानपूर्वक भोजन करता है। इस प्रकार जूठन शीर्षक आत्मकथा की समूची अंतर्वस्तु का संकेत निधारत अंश से मिल जाता है। तो जो अंतर्वस्तु आत्मकथा की उसका जो निर्देश है वो इस अंश से मिल जाता है। लेकिन इस आत्मकथा के संपूर्ण महत्व को समझने के लिए आपको पूरी आत्मकथा पढ़नी चाहिए। अंत हमारा आग्रह है कि आप इससे एक बार जूठन को अवश्य पढ़ें। जूठन में आत्म कथाकार के जीवन की बहुत सारी घटनाएं, उसके विद्यार्थी जीवन से लेकर नौकरी पेशे में रहते हुए इतने सारे अनुभव हैं जिन्हें जाने बूझे बिना दलित समस्या की गंभीरता और सामाजिक महत्व को नहीं समझा जा सकता। ऐसी कुछ घटनाओं को लेख आपके लिए उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए 5वीं के बाद के स्कूल जीवन की घटना को लिया जा सकता है। कक्षा में अध्यापक मनोयोग पूर्वक द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। उनकी गरीबी का मानवीय चित्रण करते हुए उन्होंने द्रोणाचार्य द्वारा अपने पुत्र अश्वत्थामा को भूख से तड़पते हुए देख पानी में आटा घोल कर पिलाने की घटना का जिक्र कर सभी विद्यार्थियों को करुणा विभूत कर दिया। इस पर किशोर लेखक ने प्रश्न किया कि अश्वत्थामा को दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का मांड, फिर भी किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया। इस प्रश्न से क्रुद्ध अध्यापक ने अपने उत्तर में उसे मुर्गा बनाकर शीशम की छड़ी से प्रहार करते हुए कहा कि चूड़े के तू द्रोणाचार्य से बराबरी करे है, ले तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। उसने मेरी पीठ पर सटाक छड़ी से महाकाव्य रंग दिया था। यह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और ऐसा है जिन अक्षरों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं मेरे मस्तिष्क रेशे रेशे में अंकित है। एक और घटना जो लेखक के जीवन में घटी उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर कि लेखक जो है अपने अध्यापक से पक्ष विपक्ष करता है और यहाँ पर जो है वाद विवाद करता है एक घटना को लेकर, एक महाकाव्य को लेकर। तो इस पर जो है उनके अध्यापक क्रोधित हो जाते हैं और लेखक को छड़ी से मारते हैं। ऐसी ये घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में ही लेखक का अम्बेडकर साहित्य से परिचय हुआ। इसके बाद गांधी जी का छूतोद्धार और उनकी उदारता प्रति इसमें संदेह जागृत हुआ। इसकी चर्चा करते हुए उसने लिखा है, गांधी जी ने हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा से नहीं जोड़ा बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया है, उनके हितों की रक्षा की है। महाराष्ट्र के अमरनाथ और चंद्रपुर में अपने ट्रेनिंग और सेवा काल में ओम प्रकाश वाल्मीकि मराठी दलित साहित्य और उसके महत्वपूर्ण रचनाकारों से परिचय ने उन्हें नई चेतना प्रदान की। इसके बीच उनके देहरादून के कोल जीवन में भी अंकुरित हो चुके थे। इसी का परिणाम जूठन शीर्षक उनकी आत्मकथा है। अपनी कहानियों, कविताओं और लोचात्मक टिप्पणियों के माध्यम से वे दलित साहित्य को हिंदी साहित्य की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। इस समय उनकी आत्मकथा के अंतर्वस्तु और उसके प्रतिपाद्य सही ढंग से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये था कहानी आत्मकथा का सार। अब हम इसके अंतर्वस्तु पढ़ते हैं। आपने इस आत्मकथा के मूल पाठ और सार को पढ़कर यह समझ लिया होगा कि इसके अंतर्वस्तु पर कहानी और निबंध की तरह विचारता भाव पक्ष को अलग अलग करके विवेचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बताया गया है कि कहानी और निबंध की तरह विचार तथा भाव पक्ष को अलग अलग करके विवेचित विश्लेषित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत अनुभूतियों की गहनता और जीवंतता ने उनके विचारों को पूरी तरह से अपने अनुशासन में बांध कर रखा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मकथाकार के अपने जीवन की पीड़ा, यातना और पग पग पर उपस्थित होने वाले विरोध भाव आदि दलित जीवन की यंत्रणा मुक्ति के उद्देश्य से परिचालित है। अंत यह आत्मकथा स्वयं की व्यथा कथा बन जाती है। इस आत्मकथा में आरंभ से अंत तक लेखक ने स्वयं के माध्यम से दलित जीवन की यह सहायता, व्यवस्था और हर तरह के अत्याचारों के साथ सवर्णों या ऊंची जातियों द्वारा स्वीकृत वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण वर्चस्व, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, सामंती मानसिकता आदि के प्रति विद्रोह भावना के रूप में अपनी तीव्र मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसलिए आत्मकथा की अंतर्वस्तु असमानता मूलक जाति पर आधारित भारतीय समाज रचना की एक गंभीर समस्या अर्थात दलित जीवन की त्रासदी मान जा सकती है। वैचारिक दृष्टि से देखें तो इस आत्मकथा में लेखक का सामाजिक चिंतन भी स्थान पर उजागर हुआ है, लेकिन चिंतनगत निष्कर्ष के आधार पर उसके जीवन अनुभव ही बने हैं। चिंतन के लिए चिंतन अर्थात मुक्त चिंतन में उसका विश्वास नहीं है। उसे खुलकर अछूत और दलित जीवन की त्रुटियों को भी उजागर किया है।
भूत प्रेत देवी देवता झाड़ फूंक भगवत ओझा टोना टोटका में उसका विश्वास कर्म फल और बाघे प्रति उसकी आस्था आदि उसके जीवन के अभिशाप को और तीखा बनाती हैं। इसके लिए लेखक ने अशिक्षा और रूढ़िवादिता को कारण अवश्य बताया, लेकिन शिक्षित और संपन्न होने के बावजूद अछूतों द्वारा अपने जाति सूचक सरनेम को छिपाने के पीछे के मानसिक द्वंद्व को दर्शाया तथा अलगाव के डर, जातिवादी मानसिकता के कारण दलितों द्वारा दलितों के किए जाने वाले तिरस्कार और हेय दृष्टि से बचने का यह एक प्रयास भी है। तो इसकी अंतर्वस्तु है। चरित्र विश्लेषण देख लेते हैं। आत्मकथा रचनाकार के चरित्र का एक प्रमाणिक दस्तावेज होती है, लेकिन इसके लिए एक आवश्यक शर्त है कि रचनाकार अपने बारे में ईमानदारी का परिचय दे। आत्मकथा लिखने के लिए एक शर्त ये है कि जो लेखक है वो अपने बारे में लिखते हुए ईमानदारी का परिचय दे। इस दृष्टि से जहाँ तक ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रश्न है, इन्होंने प्रायः पूरी ईमानदारी का परिचय दिया। बचपन, किशोर अवस्था के विद्यार्थी जीवन से लेकर नौकरी पेशा में कार्यरत होने तक के अपने सारे अनुभवों और जीवन यापन संबंधी घटनाओं, प्रसंगों, विषम स्थितियों, अपनी आशाओं आकांक्षाओं पर कहीं भी इन्होंने पर्दा नहीं डाला। इन्हीं कमजोरियाँ, अक्षमताएं इस आत्मकथा में ईमानदारी से व्यक्त हुई हैं। तो जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उन्होंने आत्मकथा लिखते हुए अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। अपनी अक्षमताएं सभी ईमानदारी से उन्होंने बताई हैं। आगे चलते हैं। अनेक विषम और विरोधी परिस्थितियों के बावजूद लेखक ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। जीवन की दौड़ में एक सफल व्यक्ति बनने के बाद भी उसने अपनी इंसानियत को कायम रखा और इंसानी सरोकारों के प्रति समर्पित रहा। एक साहित्यकार ही नहीं वरन एक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी सक्रियता का परिचय दिया है। जो लेखक एक साहित्यकार नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। और जातीय विषमता से ग्रस्त भारतीय समाज में जो एक परोक्ष या प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति है, उसे वर्ग संघर्ष कहें या जातीय संघर्ष, इसमें उन्होंने खुलकर हिस्सा लिया। इस उत्कट संघर्ष की भावना का बीज उनके गांव के आरंभिक जीवन में पड़ गया था। अपने विषमताग्रस्त ग्रामीण माहौल का चित्र उपस्थित करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष दिया है, अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को छूना बुरा नहीं था, लेकिन यदि चूड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था। चूड़े जरूरत की वस्तु थे, काम पर होते, उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो, दूर फेंको। इस उदाहरण में चित्रित स्थिति स्वाधीनता के बाद 1955 से 56 ईस्वी की है, लेकिन प्रतिक्रिया 1995 की है। क्या 40 वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? यह एक प्रश्न है जिस पर विचार करना लेखक की ईमानदारी उसके चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। जब एक लंबे समय के बाद चौधरी सुखदेव सिंह का पोता सुरेंद्र लेखक के घर जाकर रात को ठहरता और उसकी पत्नी के हाथों बने हुए भोजन की तारीफ करते हुए खाना खाता है, शिवम चौधरी का लेखक घर जाकर भोजन करना इस बात का संकेत करता है कि अस्पृश्यता का बंधन 35 से 40 वर्षों में काफी शिथिल पड़ा है। इस परिवर्तन लेखक ने अपनी रचना में कहीं भी महत्व के साथ रेखांकित नहीं किया। कहीं कहीं उसका क्रोध या क्रोध ईर्ष्या का रूप भी लेते हुए दिखाई देता है। तो ये अंतर्वस्तु थी इसकी। अभी परिवेश हम देख लेते हैं। पिछली इकाई में महादेवी जी के निबंध जीने की कला का परिवेश का अध्ययन करते हुए हमने इस तथ्य को विस्तार से देखा है कि रचना के मूल्यांकन के लिए परिवेश की जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी रचना का मूल्यांकन करने के लिए आपको उस रचना के परिवेश, वातावरण, जो उसका समय काल है, देश काल है, उसकी जानकारी होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम 1930 से 35 के भारतीय सामाजिक परिवेश को नज़रअंदाज कर दें तो आज के स्तंभ में महादेवी जी की नारी समस्या विषयक मान्यताएं काफ़ी अतिरंजित लग सकती हैं। इस तथ्य को हम कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि रचनात्मक विधाओं के साथ आलोचना पर भी समान रूप से लागू होते हुए देखते हैं। आत्मकथा जैसी पूर्णतः आत्मनिष्ठ विधा के लिए तो तदयुगीन सामाजिक परिवेश की जानकारी और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। भारतीय समाज व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से विकृत रूप धारण कर धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। आरंभ में यह पेशेवर जाति व्यवस्था ग्रामाश्रित समाज व्यवस्था की ठोस आधारशिला बनी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्य पेशेवर जातियां, लोहार, बढ़ई, कहार, नाई, बरई आदि अपेक्षित कम नीची समझी जाने वाली जातियां गांव में एक साथ रहती थी। ये सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर थी, किसी एक के बिना दूसरे का काम चलना संभव नहीं था। इसके साथ ही डोम, धरकार, भंगी, चमार, चंडाल आदि अनेक अछूत का समुदाय भी था जो ग्रामाश्रित व्यवस्था का अविभाज्य अंग था, लेकिन इन्हें मूल गांव से कुछ दूरी पर अलग बस्ती में रहने के लिए मजबूर किया गया था। जाति व्यवस्था के विधि निषेधों का कड़ाई से पालन करना दलितों के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। इस व्यवस्था द्वारा स्थापित मान्यताओं के विरोध या अतिक्रमण पर दलितों को मृत्युदंड तक की
सजा प्राय दी जाती रही है। सवर्ण एवं उच्च जातियों के लोगों को यह स्वीकार नहीं कि अछूत और दलित जातियों के लोग उनके बीच निवास करें। उनके निवास स्थान को प्राय बस्ती के नाम से जाना जाता था। गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, लेकिन दलितों द्वारा हरिजन शब्द का विरोध किया गया, क्योंकि यह शब्द दलितों को हरि के जन कहकर अधिक घृणित स्थिति में पहुंचा देता है। वैध संतान या जन के स्तंभ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका दलितों द्वारा विरोध होना स्वाभाविक ही था। तो ये परिवेश उस समय का है जिस समय आज़ादी को मिले 8 साल हो गए थे। इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया, ऐसा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कहना है। जो बात उन्होंने 1935 से 40 के बीच में महसूस की है, वही उनको 1990 से 95 के बीच में भी कहीं ना कहीं रही है, ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। चलिए आगे चलते हैं। संरचना शिल्प पर हम आ गए हैं। संरचना शिल्प में हम भाषा और शैली देखेंगे। साहित्य के एक विधा के रूप में आत्मकथा के संरचना शिल्प का कलात्मक होना एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन इस कलात्मकता की कोई एक निश्चित कसौटी नहीं है। इसे आप हरिशंकर परसाई और महादेवी के निबंधों के संरचना शिल्प के अंतर को देखकर अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ हम एक दलित लेखक की आत्मकथा के संरचना शिल्प पर विचार करने जा रहे हैं। आत्मकथा में साहित्यिक कलात्मकता जितनी आवश्यक है, आत्मकथा में साहित्यिक कलात्मकता जितनी आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक उसकी प्रामाणिकता है। आत्मकथा के लिए साहित्य कलात्मकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी प्रामाणिकता, जो पाठक को अपने सहीपन की प्रतीति बिखराए। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हम इस आत्मकथा की भाषाशैली पर अलग अलग विचार कर संरचना शिल्प की विशेषताओं को समझ सकते हैं। भाषा। आत्मकथा की भाषा में भी वे सारी विशेषताएं आ जाती हैं जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसका मतलब ये है कि जो भाषा कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध के लिए है, वही भाषा आत्मकथा के लिए भी है। परिवेश और वातावरण, पात्रानुकूलता, भावानुकूलता, विषयानुकूलता, पात्रों के संवाद आदि ऐसे तत्व हैं जो आत्मकथा में भी उपेक्षणीय नहीं है। यह आत्मकथाकार पर निर्भर करता है कि वह भाषा के किस स्वरूप का कब और कैसे इस्तेमाल करे। यह भी संभव है कि आत्मकथा लेखक अपनी निश्चित और स्तरीय परिनिष्ठित भाषा का ही शुरू से अंत तक प्रयोग करे, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भाषा के संबंध में वातावरण, परिवेश और पात्रानुकूलता के साथ ही अपनी इस निश्चित भाषा के भी कुशल प्रयोग का परिचय दिया है। अपने गांव के वातावरण के चित्रण में वाल्मीकि ने घेर, पुरुषों की बैठक और पशुशाला, तगा, त्यागी जाति, चूड़ा, भंगी, बगड़, बस्ती, जोहड़ी, बावड़ी जिसे कहते हैं आदि ठेठ स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। अपने बचपन से लेकर स्कूली जीवन के चित्र में विभिन्न पात्रों के संवादों की भाषा को भी ज्यों का तो आंचलिक लहजे में प्रस्तुत किया है। गाँव के त्यागियों की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए त्यागियों की समंती मानसिकता के चित्रण की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए त्यागियों की समंती मानसिकता के चित्रण में देखकर उनके कथनों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे जो है देसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा को ज्यों का त्यों लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कौवा, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कौवा भी कभी हंस बन सका है, अरे चूड़े के जाकत को झाड़ू लगाने को कह दिया तो कौन सा जुल्म हो गया। तो ये उदाहरण है जो लेखक ने बिल्कुल बोलचाल की भाषा जो थी वहाँ पर उनके बिल्कुल ज्यों का त्यों भाषा का प्रयोग इसमें अपनी आत्मकथा में किया है। ये आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। शैली हम देख लेते हैं। आत्मकथा की अपेक्षाओं के अनुकूल जूठन की शैली वर्णनात्मक ही है, वर्णनात्मक शैली है। स्थान स्थान पर स्थितियों और घटनाओं का विवरण देते हुए आत्मकथा की शैली में चित्रात्मकता भी दिखाई देती है। जब लेखक स्थान स्थान पर घटनाओं और स्थितियों का विवरण दे रहा है तो इसमें चित्रात्मक शैली भी आ जाती है। गंभीर स्थितियों के वर्णन के बाद लेखक को कहीं कहीं एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवेचन विश्लेषण का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इससे वर्णनात्मक शैली में किसी प्रकार का गुणात्मक अंतर नहीं आने पाया। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा की वर्णनात्मक शैली को निरस विवरणों से बचाने का हमेशा ध्यान रखा। इसके लिए उन्हें स्थान स्थान पर संवादों की योजना करके उसे जीवंत और सरस बनाने का प्रयास किया। आत्मकथा के आरंभिक अंश की भाषा पर विचार करते हुए
संवादों की योजना से आने वाली जीवंतता पर हमने पर्याप्त चर्चा कर लिया है। यहाँ आगे आने वाले कुछ संवादों की इस दृष्टि से चर्चा उचित जान पड़ती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रहते हुए एक ब्राह्मण कुलकर्णी परिवार की लड़की सविता वाल्मीकि को ब्राह्मण समझकर प्रेम करने लगी थी। यह लेखक और उसके बीच की वार्ता आत्मकथा में कहानी की सरसता का संचार करती है। तो एक उदाहरण दिया गया आत्मकथा से, इसे पढ़ लीजिएगा आप। और हम अभी शीर्षक देख लेते हैं। आपने पिछली इकाइयों में कहानी और निबंध के अध्ययन में उनके शीर्षकों के महत्व को अच्छी तरह समझ लिया है। एक साहित्य विधा के रूप में आत्मकथा के लिए भी शीर्षक का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक साहित्यिक विधा के रूप में आत्मकथा के लिए शीर्षक का जो चुनाव है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस इकाई में भी हमने अंतर्वस्तु और सार का अध्ययन करते हुए इस रचना के शीर्षक के महत्व की ओर संकेत किया। आगे आत्मकथा के प्रतिपाद्य पर विचार करते हुए भी इसके शीर्षक के महत्व को रेखांकित किया जाएगा। इस रचना के लिए जूठन शीर्षक की सार्थकता पर विचार करने के पूर्व भारतीय समाज की अत्यंत अमानवीय प्रथा का संक्षिप्त परिचय आपके लिए उपयोगी होगा। लगभग पूरे भारत में यह प्रथा रही है कि सवर्ण एवं संपन्न परिवारों द्वारा आयोजित उत्सवों, शादी विवाह, मृत्यु भोज आदि के अवसरों पर आमंत्रित लोगों के खाने के बाद उनकी थाली या पतलों पर बची हुई जूठन को अछूतों को उनके द्वारा किए गए काम के मेहनताने के रूप में दिया जाता रहा है। उनके लिए शादी विवाह का महत्व इस जूठन की मात्रा पर निर्भर करता था। महीनों और कभी कभी जीवन पर्यंत बेगार का उनके लिए यह तोहफा मान लिया गया था। इसका जिक्र बड़े विस्तार से लेखक ने आत्मकथा में किया है। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूल्हे दरवाजों के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती है, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूरी के बचे कुछ टुकड़े, एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँचें खिल जाती थी। जूठन चटकारे लेकर खाई जाती थी। जिस बारात की पतलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं बारात में, जिन्हें कभी खाने में कुछ नहीं मिला, सारा चट कर गई। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत ही रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई थी कि महीनों तक खाते रहे थे। जूठन को सुखाकर किस प्रकार सुरक्षित किया जाता था कि महीनों तक खाते रहे सुरक्षित जूठन को सुखाकर किस प्रकार सुरक्षित किया जाता था और उसे गाढ़े समय में किस तरह भिगोकर उबाला जाता था, चटखारे लेकर खाया जाता, इसका भी विवरण लेखक ने किया है। जूठन एकत्रित करने के प्रसंग में लेखक की माँ और चौधरी सुखदेव सिंह त्यागी के बीच हुई नोक-झोंक के बाद उसके परिवार से जूठन का सिलसिला खत्म हो गया था। वैसे देखा जाए तो यही आधार है जिससे आत्मकथा का शीर्षक जूठन रखा गया, लेकिन पूरी आत्मकथा को पढ़ने के बाद लगेगा कि यह शीर्षक अत्यंत व्यापक और सांकेतिक भी है। यह शीर्षक इस तथ्य को भी संकेतित करता है कि शूद्र समुदाय सवर्णों के लिए जूठन के समान था। हिंदू समाज की तलछट था जिसे कूड़ा समझा जाता था, बेगार उनका धर्म मान लिया गया था और गाली गलौज से लेकर घोर प्रताड़ना तक उनको अधिकार उनका नाम लेकर पुकारने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। जिसका जिक्र करते हुए लेखक ने लिखा है, उम्र में बड़ा हो तो ओ चूड़े बराबर या उम्र में छोटा हो तो अबे चूड़े के यही तरीका था संबोधन का। अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते बिल्ली गाय बैल को छूना बुरा नहीं था, लेकिन जब चूड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लगता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था, वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो दूर फेंको। वस्तुतः ये सारे तथ्य जूठन शीर्षक द्वारा संकेतित हुए हैं। जूठन के प्रति समाज की यह मानसिकता लेखक को आत्मकथा के अंत तक झेलनी पड़ती है। जूठन शीर्षक इस आत्मकथा के लिए अत्यंत उपयुक्त और सार्थक है। यह शीर्षक आत्मकथा के प्रतिपाद्य को अत्यंत कलात्मक ढंग से संकेतित करता है। इसके साथ यह दलित समुदाय की असीमता या उसकी पहचान के संकट को भी रेखांकित करता है। अभी हम प्रतिपाद्य पर पहुंच गए हैं। प्रतिपाद्य देख लेते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि की तरह आत्मकथा का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य ही उसका प्रतिपाद्य माना गया है। यह बात अपनी जगह सही है कि इस रचना में लेखक की अपनी कथा है जो स्वयं उसकी ही कलम से लिपिबद्ध हुई है, लेकिन इसे लेखक के जीवन का रोज नामचा मात्र नहीं कहा जा सकता। अपने पूरे जीवन के विस्तार में लेखक को जिन प्रिय अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिन व्यक्तियों जिन घटनाओं ने उसे प्रभावित किया, जिनके माध्यम से उसकी दृष्टि का निर्माण हुआ, वे सभी आत्मकथा में आई हैं। अपने जीवन यापन के दौरान होने वाले अनुभव, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाएं उसकी मूल्य दृष्टि का निर्माण करती हैं। यही वह मूल्य दृष्टि है जिसके आधार पर वह अपने जैसे लोगों का और पूरे समाज का मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन दृष्टि क्योंकि पूरे सामाजिक स्तंभ में विकसित
या अर्जित होती है तो इसे सामाजिक दृष्टि भी कहा जा सकता है। इसे सामाजिक दृष्टि के प्रकाश में ही वह अपनी व्यक्ति स्थिति और समाज स्थिति का निरीक्षण प्रेक्षण करता है। इसके बाद ही उसकी निजी जीवन आत्मकथा का विषय बन पाता है। तो ये प्रतिपाद्य है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इस प्रकार यहाँ पर आगे देख लेते हैं, कुछ बचा नहीं, सारांश आ गया है। तो ये इकाई 5 जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है एक आत्मकथा थी, जो पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इकाई 6 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।